इस मूवी को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि दुनिया इसी तरफ चल रही होती है। तभी एक दिन कुछ होता है और सभी लोग मर जाते हैं और कुछ ही लोग बचते हैं। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ होता है उसी दिन से पहले दिन और दूसरे दिन काउंट होता है और हमें 89 दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक छोटा लड़का दौड़ रहा होता है और उसकी बहन पकड़ रही होती है। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो उसकी माँ दवा ढूंढ रही होती है। वो दवा को इतने धीरे से उठाती है जिससे आवाज ना हो। उस सुपरमार्केट में कोई नहीं होता है उन लोगों के सिवाय और उसकी माँ उसको दवा देती है। व्यू को देखते हैं जो एक एरोप्लेन की इमेज बनाता है और कहता है कि मुझे यह चाहिए। उसकी बड़ी बहन रेगन कहती है कि ठीक है। व्यू एक जगह जाता है जहाँ पर एरोप्लेन टॉय होता है। एरोप्लेन ऊपर से गिर जाती है और रेगन उसे पकड़ लेती है और वो डर जाती है कहीं आवाज ना हो जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग शोर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आपको पहले ही बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यू होता है वो एरोप्लेन टॉय लाता है और तभी उसके पिता जिसका नाम होता है ली उससे वो टॉय ले लेते हैं और उसकी बैटरी निकाल देते हैं ताकि वो टॉय साउंड ना करे। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। रेगन होती है वो बिना बैटरी के टॉय दे देती है और वो भी वहां से चली जाती है। लेकिन व्यू उस बैटरी को ले लेता है और वो उन लोगों के साथ चला जाता है। तभी हम एक बात नोटिस करते हैं, वो लोग स्लीपर या शूज नहीं पहने होते हैं। शायद उससे आवाज हो। आप लोग कमेंट करो स्लीपर या शूज से आवाज होती है या नहीं। वो फैमिली अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं और उसका छोटा बच्चा सबसे पीछे होता है और एरोप्लेन टॉय को ऑन कर देता है। यह हम एक चीज नोटिस करते हैं, रेगन सुन नहीं सकती ना ही बोल सकती है। आप लोगों के मन में एक बात कब से तड़प रही होगी, अगर आवाज हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा। व्यू को जो टॉय बजने लगता है तभी उसके पिता ली उसको बंद करने के लिए उसके पास जाते हैं। तभी एक क्रिएचर जंगल से आता है और ली के पहुंचने से पहले व्यू को मार देता है। और जो क्रिएचर होता है वो देख नहीं सकता बल्कि सुन सकता है। धीमे से धीमे साउंड को सुन सकता है। जहाँ नेचुरल से आवाज तेज हुई तो वो क्रिएचर उसे मार देगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 472वां दिन दिखाया जाता है। रेगन को देखते हैं जो रेत पर सोई होती है। तभी उसकी माँ आती है और उसके साथ काम करने लगती है। ली को देखते हैं जो अपने घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए होते हैं, जो कुछ भी हरकत हो तो उन्हें पता लग सके। ली एलियन के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसके इलाके में 3 एलियन है। ली सिग्नल के जरिए कुछ देशों को हेल्प मांगता है लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है। एवेलिन को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है। वो अपने बच्चे के लिए तैयारी कर रही होती है क्योंकि जब उसकी डिलीवरी होगी तो वो बच्चा शोर मचाएगा तो क्रिएचर आ जाएगा और इसीलिए वो तैयारी कर रही होती है। ली एक टैंक के पास जाता है और वहाँ दुखी होता है और आग जलाता है जिससे हेल्प मिल सके। वो लोग खाना खाते हैं और प्रे करते हैं। एक रात जब रेगन और मार्कस गेम खेल रहे होते हैं, गेम खेलते समय लालटेन नीचे गिर जाती है जिससे वहां पर आवाज हो जाती है। ली उस आग को जल्दी से बुझाता है और सभी लोग डर जाते हैं कि आवाज हो गई है और क्रिएचर उसकी छत के ऊपर आ जाते हैं। वो लोग शांत रहते हैं। इधर 2 चूहे को देखते हैं जो साउंड कर रहे होते हैं। तभी एक क्रिएचर आता है उस चूहे को मार देता है। ली अपनी लड़की के लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे वो सुन सके। तभी वहां पर एवेलिन आ जाती है और वो दोनों म्यूजिक सुनकर डांस करने लगते हैं। उसके बाद हमें 476वां दिन दिखाया जाता है। एवेलिन ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी क्योंकि जल्द ही उसकी डिलीवरी होने वाली है। रेगन नीचे जाना चाहती है लेकिन उसके पिता रोक लेते हैं और समझाते हैं कि तुम नीचे नहीं जा सकती। उसे एक एयर टॉय देते हैं जिससे वो सुन सके। ली को देखते हैं जो फिश पकड़ने के लिए जाता है, साथ में मार्कस को लेकर जाना चाहता है। मार्कस नहीं जाना चाहता है। तभी उसकी माँ समझाती है तुम्हारे पिता तुमको कुछ नहीं होने देंगे और मार्कस मान जाता है और अपने पिता के साथ
फिश पकड़ने के लिए जाता है। तभी रेगन आ जाती है और कहती है कि मैं भी साथ जाऊंगी, लेकिन वो कहता है कि तुम अपनी माँ की देखभाल करोगी। लेकिन वो गुस्सा हो जाती है, अपने रूम में चली जाती है। ये लोग फिश पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। रेगन को देखते हैं जो उसके पिता ने हियरिंग एड दिया होता है वो उसको यूज करती है और उसे सुनाई देने लगता है और वो खुश होकर रोने लगती है। उसके बाद वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। ली को देखते हैं जो एक जाल से मछली पकड़ता है, मछली को मार्कस को देता है जिससे मछली छूट जाती है और मार्कस उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन ली उसे रोक लेता है। एवेलिन को देखते हैं जो अपना सामान लेकर ऊपर जा रही होती है। जो बैग होता है उससे कील फंस जाती है और कील निकल जाती है और वो कील खड़ी हो जाती है। ली को देखते हैं जो मार्कस को झरने के पास लेकर जाता है और वो लोग चिल्लाते हैं और खुल कर बातें करते हैं। रेगन को देखते हैं जो अपने भाई के पास जाती है जहां उसकी मौत हो गई थी। वहां पर वो एरोप्लेन टॉय की साउंड की तार काट देती है और वहीं पर रख देती है और वहीं पर सो जाती है। इधर ली और मार्कस जा रहे होते हैं, तभी वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ मर गई थी। वो उन लोगों को देखकर चिल्लाने लगता है। ली अपने बच्चे को बचाने के लिए वो एक पेड़ के पास जाकर छुप जाते हैं। क्रिएचर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। एवेलिन को देखते हैं जो डिलीवरी का टाइम हुआ होता है, तभी सीढ़ी से नीचे उतरती है। तभी वो कील उसके पैर में चुभ जाते हैं जो उस दिन निकली हुई थी। उसके हाथ में एक शीशा होता है जो फोटो फ्रेम लगा होता है। वो उसके हाथ से वो शीशा टूट जाते हैं और वो आवाज हो जाती है, शोर हो जाता है वहाँ पे और हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिएचर आ जाते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बचती है। इधर हम ली और मार्कस को देखते हैं जो रेड लाइट देखकर डर जाते हैं और वो अपने घर की तरफ तेजी से भागते हैं। एवेलिन छुपी होती है, तभी वो क्रिएचर आ जाता है और उसे पैन हो रहा होता है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली है। शोर भी नहीं मचा सकती क्योंकि उसे वो क्रिएचर मार देगा। एक अलार्म बजता है जिससे वो क्रिएचर अलार्म की तरफ चले जाते हैं। ली अपने बेटे मार्कस से कहता है कि तुम जाओ और पटाखे को जला दो, लेकिन वो डरता है और कहता है कि वो क्रिएचर खा जाएंगे, लेकिन वो उसे हिम्मत देता है। एवेलिन को देखते हैं जो एक बाथ टब में जाकर बैठ जाती है और उसकी डिलीवरी का टाइम होने वाला होता है और इधर क्रिएचर आ जाता है। और मार्कस को देखते हैं जो उस पटाखे को जला देता है। इधर एवेलिन होती है जो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चिल्ला देती है, लेकिन उससे चिल्लाने से पहले पटाखे की आवाज बजने लगती है जिससे सभी क्रिएचर पटाखे की तरफ चले जाते हैं। ली घर में आता है और वो खून देखकर डर जाता है और सोचता है कि उसकी बीवी मर गई है और बैठकर रोने लगता है। एवेलिन के हाथ को देखते हैं जो खून से लपटप होता है। ली दरवाजा खोलता है और बीवी बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। मार्कस को देखते हैं जो घर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे क्रिएचर होता है। वो मक्के के खेत से होते हुए जाकर एक जगह छुप जाता है। ली को देखते हैं जो अपने बच्चों और अपनी वाइफ को लेकर जाता है, तभी उसका जो बच्चा होता है वो रोने लगता है तो क्रिएचर उन लोगों का पीछा करने लगता है। वह एक अंडरग्राउंड जगह में जाकर छुप जाते हैं जो खासकर उस बच्चे के लिए बनाया गया होता है जिससे वो आवाज ऊपर ना जा सके, और उसके मुंह में ऑक्सीजन लगाते हैं जिससे आवाज ना करे। रेगन जा रही होती है, तभी एक क्रिएचर उसके पीछे होता है, उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी उसके जो कान में डिवाइस होता है वो उसकी वजह से उसे कुछ नहीं कर पाता और वो वहाँ से चला जाता है। रेगन को एक लाइट दिखाई देता है, वो उसके पास जाती है तो वहाँ पर मार्कस होता है और वो उसको गले लगा लेती है। ली अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो टंकी का पाइप टूट गया होता है और जिससे वो अंडरग्राउंड घर होता है उसमें पानी घुसने लगता है। इधर यह दोनों उस टैंक पर आग जलाते हैं जिससे उनसे हेल्प मिल सके, लेकिन वो ज़्यादा देर तक आग नहीं जला पाते और वो आग बुझ जाती है। इधर ली को देखते हैं जो सीसीटीवी वीडियो देख रहा होता है और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। एवेलिन को देखते हैं जो उसके रूम में पानी इकट्ठा हो रहा होता है। वह क्रिएचर उसके बेबी की तरफ आ रहा होता है। वह अपने बच्चे के पास जाती है और उसे ले लेती है और एक दीवार में जाकर छुप जाती है। क्रिएचर उसके बहुत नज़दीक आ जाता है। इधर मार्कस को देखते हैं जो उस टैंक में गिर जाता है और उस टैंक में पूरा मक्का होता है।
वो टैंक पूरे मक्के से भरा होता है। एवेलिन के पास जो क्रिएचर होता है वो मार्कस के पास चला जाता है क्योंकि वहाँ पर आवाज़ हुई थी। मार्कस टैंक में गिर गया होता है। इधर हम देखते हैं कि टैंक का एक दरवाज़ा टूटकर मार्कस के पास चला जाता है। मार्कस मक्के के अंदर जाने लगता है। यह देखकर रेगन ऊपर से कूद जाती है और उसकी हेल्प करती है। वो दोनों उस दरवाजे के ऊपर आ जाते हैं। इधर ली को देखते हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें पता लग गया होता है कि उनके बच्चे टैंक में हैं और वहाँ जितने भी क्रिएचर होते हैं वो सभी टैंक की तरफ जाने लगते हैं। एक क्रिएचर टैंक में घुस जाता है और उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है। रेगन को जो कान में डिवाइस लगा होता है उसी की वजह से वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों अपने पिता से मिलते हैं और गले लगाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि क्रिएचर उनकी तरफ आ रहा है। ली बोलता है कि तुम लोग जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। वो लोग दौड़ कर जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। ली को देखते हैं जो हथौड़ा उठाता है वो क्रिएचर को मारने के लिए जाता है। तभी वो क्रिएचर उसके सामने होता है लेकिन वो क्रिएचर को नहीं मार पाता। वो क्रिएचर उसको ही मार देता है। यह देखकर मार्कस चिल्लाने लगता है और जिससे यह क्रिएचर गाड़ी पर चला जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। यह देखकर उसके पिता ली अपनी बेटी से कहते हैं कि वो उससे हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे और उसकी बेटी देखकर रोने लगती है और वो चिल्लाने लगते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, लाखों से लड़ जाता है पर किसी एक से हार जाता है और उसको वह क्रिएचर मार देता है। यह थोड़ा सा मोमेंट सैड मोमेंट था। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन ली अपनी फैमिली के लिए क्या क्या नहीं किया और अपनी जान दांव पर लगा दिया। कोई भी फादर अपने बच्चों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब उसकी वाइफ एवेलिन देख रही होती है। मार्कस को देखते हैं जो चालाकी से ब्रेक हटा देता है जिससे वो गाड़ी डगर कर उसके घर के पास तक आ जाती है और वो दोनों अपनी माँ से मिल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उन लोगों के पास आ गए हैं और वो दोनों जल्द से जल्द अंदर चले जाते हैं। रेगन अपने पिता के सामानों को देखती है जो उसके डिवाइस के लिए बहुत मेहनत किए होते हैं। यह देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ क्रिएचर आ जाते हैं। एवेलिन बंदूक ले लेती है और वो क्रिएचर को मारने वाली होती है। तभी रेगन अपना एयर डिवाइस चालू कर देती है जिससे वो क्रिएचर भागने लगता है और उसे दर्द महसूस हो रहा होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी तेज करने के लिए वो स्पीकर लगा देती है जिससे उसकी आवाज़ तेज हो जाती है और वह क्रिएचर बेहोश हो जाता है। फिर वो क्रिएचर जाग जाता है और उन्हें मारने वाला होता है। तभी एवेलिन उसे गोली मार देती है और वो क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। लेकिन गोली की आवाज तो हुई और वहां पर क्रिएचर जरूर आएंगे। वो लोग सीसीटीवी वीडियो में देखते हैं कि क्रिएचर उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी रेगन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए उसकी वोल्टेज बहुत तेज कर देती है और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाता है। पार्ट 2 की शुरुआत होती है। हमें पहले दिन का सीन दिखाया जाता है। ली को जो एक सुपरमार्केट में जाता है वहां से सामान लेकर चला जाता है फील्ड के पास जहां मार्कस मैच में हिस्सा लिया होता है। एवेलिन को देखते हैं जो व्यू के साथ है। व्यू अपने भाई के पास जाता है और उसे च्युइंगम देता है। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो ली का दोस्त होता है। उसका नाम इमेट होता है। उसका लड़का मैच में हार जाता है जिससे वो दुखी होता है। मार्कस मैच खेलने के लिए फील्ड में जाता है। तभी ऊपर देखता है कि कोई चीज आ रहा है जहाँ जितने भी लोग होते हैं सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। ली रेगन को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसकी वाइफ होती है वो व्यू और मार्कस को लेकर अपने साथ चली जाती है। ली अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसके पीछे पुलिस की गाड़ी आती है। उसके पास जाता है और पूछताछ करने लगता है कि क्या हो रहा है। पुलिस की कार होती है उसमें सायरन बज रहा होता है। ये क्रिएचर आकर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देता है। ली वहां से दौड़कर सीधे अपने कार में जाता है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इधर हम एवेलिन को देखते हैं जो अपने बच्चों को लेकर जा रही होती है। उसके सामने वाली कार पर एक क्रिएचर आ जाता है। वो जैसे तैसे करके बचती है लेकिन उसके सामने एक बस आ जाती है जो ड्राइवर लेस होती है। वो क्रिएचर उस ड्राइवर को मार देता है। एवेलिन कार को बैक करती है लेकिन उसके एक बच्चे मार्कस को चोट लग जाती है। ली और रेगन एक शॉप में जाते हैं जहाँ बहुत सारे आदमी होते हैं। एक लड़के का फोन बजता है और क्रिएचर वो वहाँ पे आ जाता है। वहाँ सभी लोगों को मारने लगता है। ली और रेगन वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वो क्रिएचर उसका पीछा करने लगता है। एवेलिन अपने बच्चों के साथ एक कार के पीछे छुपती है। तभी ली और रेगन वहाँ आ जाते हैं लेकिन वो क्रिएचर उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। पुलिस वाला उस क्रिएचर को मारता है लेकिन गोली नहीं लगती और क्रिएचर उसे मार देता है। उसके बाद हमें 474वां दिन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों घर से निकलते हैं। रेगन अपने डैड के कमरे में जाती है और वहाँ से एयर डिवाइस और स्पीकर और मैप ले लेती है। एवेलिन जाती है अंडरग्राउंड रूम में। वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर और बॉक्स लेती है। वो तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो तीनों मैप के माध्यम से जा रहे होते हैं।
वो लोग पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन के पास। एवेलिन जा रही होती है, उसके पैर में वायर लग जाती है जिससे आवाज़ हो जाती है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मार्कस एक ट्रैप में फंस जाता है, उसका पैर जख्मी हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। एवेलिन उसे चुप रहने को कहती है लेकिन वो नहीं मानता और दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी एक क्रिएचर आ जाता है। रेगन एयर डिवाइस निकालती है और स्पीकर में जोड़ देती है। वो क्रिएचर दर्द से तड़पने लगता है। एवेलिन उसे मार देती है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है, उन लोगों को बचा लेता है। जहाँ वो रहता है वहाँ उन सभी को लेकर जाने लगता है। वो इमेट होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। इमेट बोलता है कि यहाँ खाने का सामान नहीं है और वो लोग ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रह सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो ये भी बताता है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे मर गए हैं। एवेलिन मार्कस के पैर को इलाज करती है। कुछ टाइम बाद रेगन अपने भाई मार्कस के पास जाती है और उसे समझाती है कि हम इन सभी को बचा सकते हैं, लेकिन मार्कस नहीं मानता। रेगन एक मैप दिखाती है और कहती है कि हम इस लोकेशन पर जाएंगे। मार्कस नहीं मानता। रेगन वहां से चली जाती है। जब सुबह होती है तो रेगन उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। एवेलिन इमेट से कहती है कि तुम मेरी बच्ची को ढूंढो, उससे रिक्वेस्ट करती है। इमेट रेगन को ढूंढने के लिए चला जाता है। रेगन को देखते हैं जो जा रही होती है, उसका पैर जख्मी हो गया है। उसके रास्ते में एक ट्रेन मिलता है। वो उसके अंदर जाती है तो सभी पैसेंजर मर चुके होते हैं। वह एक कैबिन में मेडिकेट बॉक्स लेती है जिससे वो अपने पैरों को बैंडेज कर सके। एक आदमी उसके हाथ पर आ जाता है जो मरा होता है और वो कंकाल होता है, जिससे वो डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ क्रिएचर आ जाता है। एयर डिवाइस से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वो उसकी तरफ आता है। तभी इमेट आता है और उसे गोली मार देता है। वो लोग एक रेलवे कैबिन में जाकर छुप जाते हैं। इमेट बोलता है कि हमें घर जाना होगा लेकिन रेगन मना कर देती है और कहती है कि हमें इस लोकेशन पर जाना होगा। एवेलिन को देखते हैं जो अपने बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगाती है लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। रेगन को देखते हैं जो अपना एयर डिवाइस खोजती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। वो सोचती है कि इमेट ने उसे चुरा लिया और वो वहाँ से चला गया। वो रोने लगती है। तभी इमेट आता है और कहता है कि मुझे एक बंदरगाह मिला है, वहाँ बहुत सारी शिपें हैं। एवेलिन को देखते हैं जो जा रही होती है सुपरमार्केट खाना और सामान लाने के लिए और साथ में ऑक्सीजन लाने के लिए। तभी मार्कस देख लेता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि तुम उस छोटे बच्चे के साथ रहो क्योंकि उसको परेशानी हो सकती है और मैं जल्द ही आ जाऊँगी। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं इमेट और रेगन को जो बोट के पास जा रहे होते हैं क्योंकि वो आइलैंड पर जा सके। इधर मार्कस को देखते हैं जो अंडरग्राउंड से बाहर निकलता है और वहाँ पर छानबीन करने लगता है जिससे कुछ मिल सके। वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी होती है। मार्कस एक जगह जाता है और पर्दे को हटाता है तो एक डेड बॉडी होती है, सड़ चुकी होती है। वो उसे देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। वो अपने बेसमेंट में जाने के लिए दौड़ने लगता है। वो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है और वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है। मार्कस बेसमेंट में चला जाता है। एवेलिन को देखते हैं जो सुपरमार्केट में दवा और ऑक्सीजन टैंक लेकर अपने घर की तरफ चलती है। इमेट और रेगन को देखते हैं जो वो लोग बंदरगाह पर चले जाते हैं। वो लोग एक शिप लेने वाले होते हैं। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं तो वो लड़की उन पर अटैक कर देती है, उसके गले में चेन लगा देती है। वहाँ बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। रेगन ने ईयर डिवाइस और उसके सामान ले लेते हैं। इमेट उसे इशारों में समझाता है कि तुम पानी में कूदो। रेगन पानी में कूद जाती है। तभी इमेट चिल्लाने लगता है जिससे क्रिएचर आ जाता है, उन सभी को मार देता है। इमेट जैसे तैसे बच जाता है। रेगन उसको शिप में ले लेती है। ये चीज़ ध्यान से देखिए, क्रिएचर शिप पर होता है। इधर हम मार्कस को देखते हैं जो बेसमेंट के अंदर गया होता है। तभी वो क्रिएचर उसके पास आ जाता है। वो डर कर दरवाजे को बंद कर लेता है लेकिन कपड़ा नहीं लगाता। कपड़े में एक डिवाइस होती है जो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक खुल जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। वो क्रिएचर उस लोहे के गेट को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। एवेलिन वहाँ पहुँच जाती है और आवाज़ सुनकर डर जाती है। वो वहाँ पर जाती है। क्रिएचर ने लोहे के गेट को धंसा दिया है और वो गोली चलाती है जिससे क्रिएचर उसकी तरफ आ सके और वो क्रिएचर को बुलाती है। वो जैसे तैसे करके वो अंदर चली जाती है। वो उस दरवाजे को खोलती है। उसका छोटा बच्चा रो रहा होता है और मार्कस बेहोश हुआ होता है। वो कपड़ा लगाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। इधर हम इमेट और रेगन को देखते हैं जो शिप से वहाँ पहुँच जाते हैं उस आइलैंड पर। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। उनके पास जाते हैं। वो लोग उनको खाने को देते हैं। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो आइलैंड मैन होता है। वो उन लोगों को मदद करने के लिए तैयार होता है।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग बचे कैसे। दरअसल जिस दिन एक्सीडेंट हुआ होता है, कुछ लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि क्रिएचर पानी में तैर नहीं सकते। तभी बहुत सारी शिपें रवाना हुई इस आइलैंड के लिए। बहुत सारे आदमी होने के कारण वो शिप कम पड़ गई, जिससे वहाँ शोर मचने लगी कि हम जाएंगे हम जाएंगे। क्रिएचर वहाँ आ जाता है और सभी शिप के लोगों को मार देता है और वहाँ सिर्फ 2 ही शिप आई और तब से ये लोग यहाँ पर है। इमेट रेगन के पास जाती है और कहती है कि ये लोग मदद करने के लिए तैयार है। सुबह होती है, इमेट बीच के पास जाता है, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इमेट वहाँ पर जाता है तो वह वही शिप होती है जो क्रिएचर उस पर आया होता है। वो दौड़कर आइलैंड वालों के पास जाता है और कहता है कि सभी लोग अपने घर में जाओ, लेकिन क्रिएचर उन सभी लोगों को मार देता है। रेगन, इमेट, आइलैंड मैन तीनों लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन क्रिएचर उनकी कार पर हमला कर देता है। वो लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं। वो लोग एक ऑफिस में पहुँच जाते हैं जो एफएम ऑफिस होता है, जैसे रेडियो। आइलैंड मैन होता है, उसको क्रिएचर मार देता है। रेगन धीरे से जाती है और एफएम कैबिन के पास पहुंच जाती है। इमेट भी कैबिन में जाने के लिए कोशिश करता है, तभी क्रिएचर उसे जख्मी कर देता है। इमेट कैबिन को बंद कर देता है। एवेलिन को देखते हैं जो दरवाज़ा खोलती है और सामान लेने के बाहर जाती है। क्रिएचर आ जाता है। एवेलिन बेसमेंट में जाती है, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं कर पाती। वो क्रिएचर उन पर हमला करने लगता है, जिससे एवेलिन जख्मी हो जाती है। उसके पैर में से ब्लड गिरने लगता है। क्रिएचर उन पर हमला करता रहता है। रेगन एफएम के पास जाती है और म्यूजिक हटाकर एयर डिवाइस लगा देती है, जो वो क्रिएचर दर्द से तड़प रहा होता है। इधर मार्कस को देखते हैं जो हेडफोन लगाया होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो हेडफोन हटाकर स्पीकर को ऑन कर देता है, जिससे क्रिएचर भागने लगता है। वो उसके नज़दीक जाता है और उसे बंदूक से मार देता है। रेगन भी उस क्रिएचर को मार देती है। इधर इमेट और इधर एवेलिन दोनों देखकर शॉक है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो गई। ओपनिंग सीन में एक लड़की को देखते हैं जो कैंसर से पीड़ित होती है। उसका नाम सेमीरा होता है, लेकिन लोग उसे सैम बोलते हैं। वो एक हॉस्पिटल में रहते हैं। सैम की एक कैट होती है जिसका नाम फ्रोडो होता है। वो उसे बहुत ज्यादा मानती है क्योंकि उसके सिवाय उसका कोई नहीं है। उसकी बातों से पता चलता है कि उसको ये हॉस्पिटल पसंद नहीं है। वहाँ पर रूबेल होता है। वो लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं शो देखने के लिए। वो सैम को भी जाने को कहते हैं क्योंकि वो कई सालों से शहर नहीं गई है। सैम को पिज्जा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो कहती है कि अगर तुम पिज्जा खिलाओगे तभी मैं शो देखने जाऊंगी। वो मान जाता है। वो अपने रूम में जाकर रेडी होती है। वो लोग बस के माध्यम से वहां से निकल जाते हैं। शहर में देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी का एवरेज वॉल्यूम 90 डेसिमल है, जो एक लगातार चीखने के बराबर होता है। उस शहर में 4 फाइटर जेट को देखते हैं जो उड़ रहे होते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं। सभी लोग उस बस से उतरते हैं। वो शो होता है मैरियनेट का। वो लोग उसके अंदर जाते हैं। सैम सीट पर बैठती है। वहाँ पर एक फैमिली होती है। हेनरी, उसकी वाइफ जेना और उसका लड़का ओशहर को देखते हैं। ओशहर उसकी कैट से खेल रहा होता है। शो स्टार्ट हो जाता है। शो खत्म होने के बाद सैम बाहर जाकर एक सुपरमार्केट में जाती है। एक चॉकलेट को खरीदती है। वो आदमी बोलता है कि यहाँ कैट लाना अलाउ नहीं है। वहाँ चारों तरफ पुलिस घूम रही होती है। वो सुपरमार्केट से बाहर निकलती है। उसे रूबेन दिखाई देता है। वो कहता है कि हमें घर जाना होगा क्योंकि सिटी में तबाही मची। सैम पिज्जा खाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो जिद करती है। रूबेन उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम बस में जाओ। वो बस में जाकर बैठती है। वहाँ पर सभी लोग आकर बस में बैठ जाते हैं। बस निकलने वाली होती है, तभी सभी लोग पीछे जाकर आसमान में देख रहे होते हैं। सैम भी देखने के लिए जाती है। वहाँ पर आसमान से बहुत सारे मेटियोराइट होते हैं जो जमीन की तरफ आ रहे होते हैं, जिससे वहाँ पर धमाका होता है। कुछ टाइम बाद सैम उठती है। बस के बाहर निकलती है तो चारों तरफ बस धूल धूल होता है। जो कोई चिल्लाता है उसे कोई क्रिएचर लेकर जाता है। उसे एक आर्मी लेडी दिखाई देती है जो कहती है कि शोर मत कीजिए। तभी उसे कोई क्रिएचर लेकर जाता है। वो एक कार के पास छुप जाती है। वहाँ पर उस क्रिएचर का असली रूप देखते हैं। जो ऊपर से क्रिएचर गिरे हुए थे वो उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी एक एम्बुलेंस आती है। वो उसे मारता है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। फिर से सैम बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो हेनरी उसे चुप कराता है। उसे लेकर जाता है शो। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो छुपे होते हैं और चुप होते हैं, भले ही उनको चोट लगी हो। तभी उसे रूबेन दिखाई देता है। वो उसके पास आता है, उसका कैट देता है। ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है जो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि शांत रहे, शोर ना करे और छुपे रहे। कैट सैम के हाथ से निकल जाती है। सैम उसको पकड़ने के लिए जाती है, तभी वो एक कंकड़ पर पैर रख देती है, जिससे आवाज हो जाती है। वो क्रिएचर वहां पर आ जाते हैं। सैम अपने कैट को ले लेती है। क्रिएचर रूबेन के पास जाता है।
उसे मारने वाला होता है तभी ऊपर से फाइटर जेट की आवाज सुनाई देती है। सभी क्रिएचर उसकी तरफ जाने लगते हैं। ये क्रिएचर ऐसे हैं, अगर आवाज सुनाई देगी तभी वो मारेंगे, इनको दिखाई नहीं देता। सेम वहां से जा रहे होते तभी उसे जेना दिखाई देती है जो लोकेशन लिख रही होती है। वो वही लोकेशन जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। सेम उस लोकेशन को पढ़ लेती है, उन्हें आवाज सुनाई देती है। वो लोग दौड़कर छत पे जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि फाइटर जेट ब्रिज को उड़ा रहे होते हैं। अब तो उन लोगों का बचना मुश्किल का नामुमकिन, क्योंकि ब्रिज ही था जिससे वो लोग उस पार जा सकते थे। ये देखकर एक आदमी चिल्लाने लगता है कि हम नहीं बचेंगे। हेनरी उसको चुप कराता है। चुप कराने से उसकी मौत हो जाती है। हेनरी देखता है कि कैसे इसकी मौत हो गई। वो लोग नीचे जाते हैं। रूबेल और सैम लिख कर बातें कर रहे होते हैं। सैम कहती है कि हार्लेम जाना है मुझे पिज्जा खाने के लिए। वो बातें कर रहे होते हैं तभी वहां की लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। रूबेल जाता है, जल्द से जनरेटर को बंद करता है। तभी वहां पर शट फंस जाता है और शट फटने की आवाज सुनाई देती है। वो क्रिएचर आकर रूबेल को ये देखकर सैम दुखी हो जाती है क्योंकि वो अब अकेली हो गई है। कुछ टाइम बाद वो वहां से निकलने का फैसला करती है। वो बाहर निकलकर एक सुपरमार्केट से सामान लेकर वो रास्ते से होकर जा रही होती है तो वो देखती है कि शहर में बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है। कोई लोग भी नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। वो सामान लेकर एक झरने के पास जाती है और अपने कैट को खाना खिला रही होती है। सैम को तो बच्चे दिखाई देते हैं जो झरने के पास होते हैं। वो उसके पास जाती है तभी वहां पर फाइटर जेट दिखाई देते हैं। वो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं आपको साउथ की ओर जाना होगा क्योंकि क्रिएचर पानी में तैर नहीं सकते। सभी क्रिएचर उस जेट का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि जिधर आवाज होगी उधर ही जाएंगे। अगर उन लोगों को उड़ने की पावर होती तो क्या ही तबाही मचाते। ये तीनों एक बंकर में छुप जाते हैं। वहां से क्रिएचर जा रहे होते हैं। सभी क्रिएचर चले जाने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं। तभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो साउथ की तरफ जा रहे होते हैं। वो उन दोनों बच्चों को उनके साथ जाने को कहती है। सब साउथ की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन सैम नॉर्थ की तरफ जा रही होती है। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे और बचे होंगे। सभी लोगों की चलने की वजह से वहां पर शोर होना स्टार्ट हो जाता है जिससे एक क्रिएचर वहां पर आ जाता है। वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। उसी क्रिएचर की वजह से सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं जिससे वहां पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। वो उन पर हमला करने लगते हैं। उसी भीड़ के दौरान सैम की कैट उसे छूट जाती है और कहीं चली जाती है। सैम उन क्रिएचर से बचने के लिए एक कार के नीचे चली जाती है। वहां पर एक आदमी आता है, उसे हेल्प मांगता है। वो भी शोर मचा रहा होता है, उसे भी क्रिएचर मार देता है। उसका पैर कार में दब जाता है। वो पैर को निकालती है, वहां से भागकर एक जगह छुप जाती है। उसकी कैट को देखते हैं जो शहर में घूम रही होती है। वो पानी पीने के लिए जाती है तभी उस पानी से एक लड़का निकलता है जो नाम होता है एरिक। वो उस कैट को लेकर सैम के पास जाता है। कैट को लेकर सैम जा रही होती है। वो भी लड़का उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वो उससे मना करती है कि तुम दूसरी तरफ जाओ, लेकिन वो नहीं। तभी वहां पे बारिश होने लगती है। वो उसे समझाती है कि तुम साउथ की तरफ जाओ क्योंकि सभी लोग उधर ही जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैम कहती है कि ठीक है तब पीछे पीछे आओ मेरे। वो अपने घर लेकर जाती है लेकिन वो दरवाजा की चाबी भूल गई होती है। वो उसे तोड़ने को कहती है। वो दरवाजे पर तब पैर मारता जब बिजली की आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि बिजली की आवाज ज्यादा होती है, इसीलिए वो दरवाजा टूट जाता है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं। सैम पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उसके पेरेंट्स कैंट इंग्लैंड में है। वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए आया था। उसे खुद पता नहीं कि कहाँ जाना है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं। अपने दिमाग को शांत करने के लिए जब बिजली की आवाज सुनाई देती है तो वो चिल्लाते हैं। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। सैम एरिक के जगने से पहले वहां से निकल जाती है। वो एक लाइब्रेरी के पास जाती है और बुक को पढ़ती है। तभी वहां पर एरिक आ जाता है। कुछ भी करने पर पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो वहां से जाने को करती है तभी कुछ बुक गिर जाती है जिससे शोर हो जाती है। वहां पर क्रिएचर आ जाते हैं। वो दोनों वहां से भागते हैं। भागते भागते वो लोग एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां पर डोर होता है। वो लोग डोर के अंदर जा रहे होते हैं। डोर एक बैग से फंसी होती है इसीलिए वो खुल नहीं रही होती है। एरिक उस डोर को खोलता है लेकिन बैग गिर जाता है जिससे आवाज होती है। वहां पर सभी क्रिएचर आ जाते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। एरिक गाड़ी को शीशा तोड़ देता है जिससे आवाज हो जाती है और सभी क्रिएचर उस कार पर चले जाते हैं। वो लोग स्टेशन में चले जाते हैं। वहां पर एक क्रिएचर आ जाता है।
वो लोग अंडरग्राउंड के जरिए पटरी पर जाते हैं जहाँ पर पानी लगा होता है। वो डिसाइड करते हैं कि पानी में चलते हुए जाएंगे क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो लोग जा रहे होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एरिक डर जाता है क्योंकि वो पानी ठंडा होता है। वैसे भी इस शहर में ठंडी है जिससे आवाज क्रिएचर को सुनाई देती है। वो तेजी से उनकी तरफ आते। वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पानी का स्तर बढ़ रहा होता है। क्रिएचर के आने से पहले वो लोग पानी में चले जाते हैं। क्रिएचर भी पानी में जाता है लेकिन वो तैर नहीं सकता, इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। वो लोग पानी से निकलकर एक होल के माध्यम से चर्च में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग प्रे कर रहे होते हैं। सैम पानी पी ली होती है इसीलिए बेहोश हो जाती है। एक फादर उसको ठीक करता है। उसका कैंसर बढ़ा होता है और वो जल्द ही मर जाएगी। एरिक उसका दवा लाने के लिए एक मेडिकल शॉप में जाता है। वो सामान ले रहा होता है तभी कैट वहाँ पर आ जाती है। वो डर जाता है। वो कैट दूसरी तरफ चली जाती है। वो उसका पीछा करता है। वो एक जगह पहुँच जाती है, किसी चीज को खा रही होती है। एरिक उसे बुलाता है, वो नहीं आती लेकिन क्रिएचर आ जाते हैं। एरिक छुप जाता है। क्रिएचर आकर उस चीज को तोड़कर सभी क्रिएचर को बुलाता है। एरिक लोहे के माध्यम से उस पर चढ़ जाता है। सभी क्रिएचर आकर उसको खा रहे होते हैं। ये ऐसी क्या चीज है जो क्रिएचर इसको खा रहे हैं? और क्वाइट प्लेस 1 और 2 में तो ऐसा नहीं था जो क्रिएचर किसी चीज को खा रहे होते हैं, ना ही दिखाया गया है। आखिर ये है क्या? इधर एरिक उस बैंडेज को लेकर सैम को देता है। वो कहती है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगी, मरने से पहले मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ। वो पिज्जा इसलिए खाना चाहती है क्योंकि उसके पिता पियानो बजाते थे। पियानो बजाने के बाद उसे पिज्जा खिलाने के लिए लेकर जाते थे, इसीलिए वो चाहती है कि लास्ट बार यानी मरने से पहले वो पिज्जा खाना चाहती है। एरिक कहता है कि ठीक है, अगली सुबह हम जाएंगे। सुबह होने पर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग शॉप पर पहुंच जाते हैं। सैम देखकर रोने लगती है क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। शॉप में जाकर उसके पिता जहां पियानो बजाते हैं उसको छूती है और चेयर पर बैठकर वाइन पीती है। इधर एरिक पिज्जा ढूंढता है। उसे एक पिज्जा मिलता है। वो पिज्जा को लेकर सैम के पास जाता है। सैम पिज्जा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो लोग गेम खेलकर मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद वो लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पर एक नाव जा रही होती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि नाव पर जाने को। वो वहां से निकलते हैं छुपते हुए। तभी देखते हैं कि वो क्रिएचर उस नाव की तरफ जाते हैं लेकिन पानी के कारण रुक जाते हैं। वो दोनों नहीं जा सकते क्योंकि क्रिएचर है। तभी सैम अपने कैट को देखकर और जाने कहती है क्योंकि वो उन क्रिएचर को रोकने की कोशिश करे। इसीलिए वो एक डंडा उठा लेती है और शीशे को तोड़ने लगती है जिससे कार की आवाज आती है। वो क्रिएचर उस कार की तरफ आते हैं। एरिक टाइम देखकर कैट को लेकर भागता है। सभी कार की आवाज बंद हो जाती है, इसीलिए सभी क्रिएचर एरिक की तरफ जाते हैं। क्रिएचर के मारने से पहले वो पानी में कूद जाता है। वो नाव पर चला जाता है। यह देखकर सैम खुश हो जाती है। वहाँ पर हेनरी होता है। वो उसकी मदद करता है। सैम अपने घर जाती है और अपनी फैमिली की फोटो देखती है और रोने लगती है। वो सड़क पर जाती है और म्यूजिक को सुन रही होती है। वो लीड को निकाल देती है जिससे साउंड हो जाता है। वो क्रिएचर आकर उसे मार देता है। इधर एरिक को एक लेटर मिलता है जिसमें सैम उससे धन्यवाद मांगती है। यहीं पर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन आपको पता है ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग जाएंगे उस आइलैंड पर जो हमने पार्ट 2 में देखा था। वहाँ पर इमेट और रेगन उस आइलैंड पर जाते हैं मदद के लिए, लेकिन एक क्रिएचर बोट की मदद से वहाँ पर आ जाता है। सभी लोग उस आइलैंड पे मर जाते हैं। वहाँ पर हेनरी भी मर जाता है। उन दोनों को क्रिएचर को मारने का उपाय मिल जाता है। A Quiet Place 4 में इसका पता लगेगा कि वो क्रिएचर कैसे मरेंगे और यहीं पर ये पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।